गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2025 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर डिनोट्स द रियल नंबर एंड ए आई एंड बी आई आर रियल नंबर। एफ आर टू आर है, जी बी आर टू आर है एंड एस बी आर टू आर। तीन फंक्शंस हैं, एफ एक्स ये गिवन है, जी एक्स एंड एच एक्स। ठीक है। एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फॉर एवरी x belongs to R, then we have to find coefficient of x cube in hx। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर कब होता है। तो मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स फाइंड आउट करता हूँ। ये हमारा नॉट इक्वल टू होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है। तो मेरा एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या बनेगा, बनने वाला है यहाँ पर ये पावर 4 के पॉलिनॉमियल है, ये पावर 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अपना a3 माइनस b3 एक्स क्यूब प्लस a2 माइनस b2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस a1 माइनस b1। ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है और क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो किसी न किसी x के लिए ये ज़ीरो जरूर होगा। तो हमें पर एवरी x के लिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो करना है इसको। तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो करना है तो यहाँ पर ये जो क्यूबिक का जो कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है, इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, यानी कि ए क्यूब a3 माइनस b3 जो है इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है। आगे हम बात करते हैं एच एक्स की। तो एच एक्स मेरा बनने वाला है एफ ऑफ एक्स प्लस वन। तो इसमें मैं एक्स प्लस वन डाल देता हूँ। तो ये है a1 प्लस टेन इंटू एक्स प्लस वन प्लस a2 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स प्लस वन होल क्यूब एंड प्लस एक्स प्लस वन होल पावर 4। ठीक है। इसमें से माइनस करना है जी ऑफ एक्स प्लस टू, यानी कि b1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस टू प्लस b2 इंटू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस b3 इंटू एक्स प्लस टू होल क्यूब प्लस एक्स प्लस टू होल पावर 4। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक्स रेस टू द पावर 3 का कोफिशिएंट चाहिए, जो कि यहाँ पर बनेगा या फिर यहाँ पर बनेगा या फिर यहाँ और यहीं बनेगा, यानी 3 पावर वाले में 4 पावर वाले में बनेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 क्या क्या बनेगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर a3 इंटू एक्स प्लस वन रेस टू द पावर 3 के अंदर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या बनेगा, a3 बन जाएगा। प्लस अगर बात करें x प्लस वन रेस टू द पावर 4 के अंदर, क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन होने वाला है वो होने वाला है 4cr एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस आर एंड 1 रेस टू द पावर r। अगर मुझे x रेस टू द पावर 3 चाहिए तो मैं r की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो ये बनेगा 4c1 माइनस, ये बीच में माइनस है, और यहाँ पर x प्लस टू रेस टू द पावर 3 के अंदर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट बनेगा वो b3 बनेगा एंड प्लस एक्स प्लस टू रेस टू द पावर 4 के अंदर अगर मैं इसके एक्सपेंशन की बात करूं तो वो बनेगा 4cr एक्स रेस टू द पावर 4 माइनस आर एंड 2 रेस टू द पावर r। तो हमें चाहिए एक्स रेस टू द पावर 3 का कोफिशिएंट, तो मैं r की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो ये बनेगा 4c1 एंड 2 रेस टू द पावर 1। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a3 माइनस b3 एंड प्लस ये बनेगा मेरा 4 माइनस ये बनेगा 8। ठीक है। a3 और माइनस b3 की वैल्यू मेरी 0 है, तो ये बनने वाला है 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है सी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 आर गिवन ए प्रॉब्लम टू सॉल्व। ठीक है। फिर आगे बोला है कि P of U is half and P of V is 1/10 and P of W is 1/12। U, V, W
एंड टी आर, ये हमारी 4 इवेंट्स हैं और हमें पी ऑफ टी फाइंड आउट करना है, यानी कि ये फाइंड आउट करना है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ से मैं S1 S2 और S3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको एक्स वाई जेड लेट कर लेता हूँ, यानी कि पी ऑफ S1 मेरा हो गया x, पी ऑफ S2 मैंने लेट कर लिया है y, एंड पी ऑफ S3 जो है वो z है। और ये तीनों इवेंट्स क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। तो फर्स्ट में बोला है पी ऑफ u जो है मेरी वो हाफ गिवन है, और इसकी वैल्यू जो है u हमें गिवन है एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा मेरा P ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस P ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 का होल बार। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं 1 माइनस P ऑफ S1 बार इंटरसेक्शन S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार। ठीक है, अब अगर ये तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस P ऑफ S1 बार डॉट विथ P ऑफ S2 बार एंड P ऑफ S3 बार। ठीक है, तो ये बनेगा अपना 1 माइनस P ऑफ S1 बन जाएगा 1 माइनस एक्स, एंड P ऑफ S2 बन जाएगा 1 माइनस वाई, एंड ये बनेगा 1 माइनस जेड इक्वस टू मेरा हाफ गिवन है। तो यहाँ से ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इक्वस टू 1/2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में हमें P ऑफ V गिवन है 1/10 और V है S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 एंड S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा मेरा P ऑफ S1 अपॉन S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार। ठीक है, इक्वल्स टू 1/10। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ ये बनेगा P ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार अपॉन P ऑफ S2 बार इंटरसेक्शन S3 बार। ठीक है, अब हमें मालूम है कि S1 S2 S3 जो है इंडिपेंडेंट है, तो S1 और S2 बार और S3 बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये बन जाएगा मेरा P ऑफ S1 इंटू P ऑफ S2 बार इंटू P ऑफ S3 बार अपॉन P ऑफ S2 बार इंटू P ऑफ S3 बार। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। वैसे भी हमें मालूम है कि ये जो S1 है S2 बार और S3 बार से इंडिपेंडेंट है, तो P ऑफ S2 बार और S3 बार के होने ना होने से S1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये डायरेक्टली P ऑफ S1 के इक्वल ही आ जाएगा। तो P ऑफ S1 मेरा x है, तो x की वैल्यू मेरी आ गई है 1/10। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ इसको। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1/10 दैट इज 9/10 इक्वल्स टू 1/2। इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड जो है वो मेरा बन जाएगा 5/9। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 हो गई। आगे अगर हम देखें तो P ऑफ W भी गिवन है, तो W क्या है, W मेरा है S2 कैन सोल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी P ऑफ S2 इंटरसेक्शन S3 बार। ठीक है, S2 और S3 बार भी इंडिपेंडेंट होंगे। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1/12 दैट इज इक्वल टू P ऑफ S2 इंटू P ऑफ S3 बार। ठीक है, P ऑफ S2 मेरा है y एंड ये S3 बार हो जाएगा मेरा 1 माइनस जेड। इसकी वैल्यू मुझे 1/12 गिवन है। ठीक है, अब मैं इस सेकंड इक्वेशन में इस थर्ड इक्वेशन का डिवाइड लगा देता हूँ। तो ये बनेगा अपना 1 माइनस वाई अपॉन वाई, क्योंकि 1 माइनस जेड तो कैंसिल हो जाएगा इस 1 माइनस जेड से, ये बचेगा 5/9। ये 1/12 डिवाइड में जाएगा, जिसे मैं मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ तो 12/1 हो जाएगा। यहाँ से मुझे मिलेगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हमारा बनेगा 3 3 9 3 4 यानी
20/3, इस 1 को लाके इधर मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1/y इक्वल्स टू 23/3। इसका मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो मेरी y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/23। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर मैं थर्ड इक्वेशन में अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मुझे z की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बनेगा अपना 3/23 इंटू 1 माइनस जेड इक्वल्स टू 1/12। तो यहाँ से हमारा आने वाला है ये 1 माइनस जेड इक्वल्स टू, ये बनेगा 23 ये 3 नीचे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 36। तो यहाँ से z की वैल्यू मेरी आ रही है 13/36। ठीक है, और z क्या है यही तो हमें फाइंड आउट करना था, क्योंकि t जो है वो है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, और z भी मेरा यही है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसका आंसर मेरा आ गया है 13/36। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड एफ डिफाइन है 2 माइनस 2x² माइनस x² इंटू साइन 1/x वेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 वेन x इक्वल्स टू 0। अब हमें चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। ओके, तो x इक्वल्स टू 0 पे मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो ये बनेगा अपना लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो अगर मैं माइनस h इस फंक्शन के अंदर डालता हूँ तो ये बनेगा अपना 2 माइनस माइनस 2 इंटू माइनस एच का स्क्वायर, तो दैट इज एच स्क्वायर माइनस माइनस एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर इंटू साइन 1 ओवर माइनस एच एंड माइनस एफ ऑफ 0 मेरा 2 हो जाएगा अपॉन माइनस एच। तो ये हम 2 से ये मेरा 2 कैंसिल, आगे ये बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब माइनस एच से डिवाइड करूँगा तो ये 2h बच जाएंगे, और ये माइनस से डिवाइड होगा तो ये प्लस के h बचेंगे साइन 1 ओवर माइनस को मैं बाहर दे देता हूँ, तो ये प्लस बना था तो माइनस बाहर देने से ये माइनस आ गया है। ठीक है, अपॉन h। तो यहाँ पर ये h इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, क्योंकि ये जो लिमिट है मेरी ये बनेगी -1 to 1। अगर मैं h को 0 पुट करूँगा तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 0 है, तो ये इसकी लिमिट की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी 0। आगे अगर हम बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की तो वो बनने वाला है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। आगे बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच निकालेंगे तो उसके अंदर h पुट कर देंगे f के अंदर, तो ये -2 माइनस 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर साइन 1/h बनेगा एंड माइनस एफ ऑफ 0 करेंगे तो माइनस के 2 अपॉन h बनेगा। ये 2 से मेरा 2 कैंसिल, अब h से डिवाइड करेंगे तो एक h यहाँ से कैंसिल एक h यहाँ से कैंसिल, तो ये बच जाएगा अपना लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के 2h माइनस के h साइन 1 ओवर h। सिमिलर वे में यहाँ पे भी एक एक h बच गया है, तो ये मल्टीप्लाई होके इसको 0 बना देगा, तो यहाँ से वैल्यू भी 0 आ गई। तो यहाँ से मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ गया, तो x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है नॉट डिफरेंशिएबल। इज इट क्लियर? आगे हम नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं। तो आगे मैं f(x) को प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 0 के अराउंड, तो मैं f(x) को लिख लेता हूँ। ये मेरा जो f(x) है ये बनेगा 2 माइनस, यहाँ से मैं x² कॉमन ले लेता हूँ नेगेटिव, तो ये बनेगा 2 माइन प्लस साइन 1 ओवर x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जब x इक्वल्स टू 0 है तो ये 2 है ये। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, x इक्वल्स टू 0 पे ये हमारा फंक्शन 2 देगा। अब मैं 2 के लेफ्ट में चेक करता हूँ कि जब
एक्स मेरा ज़ीरो से थोड़ा छोटा हो, तो ज़ीरो से छोटा होगा, ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, और ज़ीरो से छोटे में एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो टू में से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी टू से कम आएगी। और बात करें अगर हम ज़ीरो से थोड़े बड़े में, यानी अगर इधर वैल्यू लें, पॉजिटिव वैल्यू लें कुछ ज़ीरो से बड़ी, उस पर भी ये वाला जो फंक्शन है टू प्लस साइन वन अपॉन एक्स, ये तो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव पे ये स्क्वायर होकर ये भी पॉजिटिव बना देगा, तो ये थोड़ा सा टू से छोटा होगा। अगर हम x ग्रेटर देन टू के लिए, अगर हम x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए बात करें, तो ये वाला नंबर तो हमारा फिर से पॉजिटिव होगा, और ये ज़ीरो से अगर हम x ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करें, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है फिर से पॉजिटिव होगा, और एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही। अब ये नंबर अगर पूरा पॉजिटिव हो गया तो टू में से थोड़ा सा लेस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x लेस देन ज़ीरो के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। इधर इंक्रीजिंग है और इधर डिक्रीजिंग है, तो x इक्वल्स टू टू पे ये लोकल मैक्सिमा देगा, ना कि मिनिमा। ये डी ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी करेक्ट हो गया कि x इक्वल्स टू जीरो पे जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि मेरा जो एफ एक्स आया था अभी एफ डैश ज़ीरो, वो ज़ीरो ही आया था पीछे। ठीक है, इसलिए हम ऐसा चेक कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन बी की, कि देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। ठीक है, सच दैट एफ इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल ऑफ ज़ीरो टू डेल्टा। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा ले लूँ, तो ये ज़ीरो से डेल्टा के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके बाद तो बिहेवियर हो सकता है चेंज हो जाए, पर देर एग्जिस्ट ए डेल्टा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। आगे हम सी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। इसमें बोला है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा फॉर विच द फंक्शन एफ इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल माइनस डेल्टा टू ज़ीरो। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा कुछ ले लेता हूँ, माइनस डेल्टा पॉजिटिव है तो माइनस डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस डेल्टा टू ज़ीरो में ये फंक्शन कैसा है मेरा, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन, बट इसमें तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो हमारे राइट आंसर हो गए बी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, P इज ए मैट्रिक्स, लेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स X इज X ट्रांसपोज, then the number of 3 cross 3 invertible matrices Q with integer entries such that Q inverse equals to Q transpose and PQ equals to QP। तो यहाँ से तो हमें मिल जाएगा, अगर मैं Q से लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दूँ इस वाले इक्वेशन को, तो ये बनेगा I इक्वल्स टू Q इंटू Q ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे, ये कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है इससे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं Q को लेट कर लेता हूँ, तो Q हमारा हो जाएगा A B C D E F N Z H I। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू, पी कर देते हैं इसको, ये बनेगा 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई से। ठीक है, इक्वलेंट होगा ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनने वाला है, जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 2a, सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 2b एंड थर्ड वाले से 2c। सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी
तो ये बनेगा 2D 2E एंड 2F, एंड थर्ड वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3Z 3H एंड 3I। ठीक है, इधर अगर हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 2A, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2B, एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना 3C। सेकंड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2D 2E एंड 3F, एंड थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Z 2H एंड 3I। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से मेरा 2A तो 2A के सेम इक्वल है, 2B 2B के इक्वल है, एंड बट 3C जब 2C जो है वो 3C के इक्वल होगा तो C की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें 2D 2D के इक्वल हो गया, 2F 2F के इक्वल है, बट जब 2F मेरा 3F के इक्वल होगा तो यहाँ से F की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, एंड 3Z जब 2Z के इक्वल होगा तो यहाँ से G की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0, एंड 3H जो है 2H के इक्वल होगा तो H की वैल्यू भी 0 आएगी, एंड 3I तो 3I के इक्वल है ही। ठीक है, तो अब हमारा जो Q है वो बनकर आ गया है A B, C की वैल्यू 0 हो गई है, D E F की वैल्यू 0 हो गई है, और यहाँ से G और H की वैल्यू भी 0 हुई है तो I बच जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम Q इंटू क्यू ट्रांसपोज को I के इक्वल कर देते हैं, तो Q मेरा हो जाएगा A B 0 D E 0 0 0 I। इसका अगर क्यू ट्रांसपोज मेरा हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे तो A B 0 D E 0 एंड 0 0 I, ये इक्वलेंट हो जाएगा I के, तो ये है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 के। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये बनेगा अपना, जब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जब ये फर्स्ट रो को ही हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD प्लस BE, एंड थर्ड से करेंगे तो 0। आगे ये वाला बनने वाला है AD प्लस BE, ये बनेगा D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर एंड 0, एंड ये 0 0 I स्क्वायर, जो कि इक्वलेंट होगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 के। ठीक है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ से हमारे कुछ इक्वेशंस बन जाएंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड AD प्लस BE इक्वल्स टू 1 सॉरी 0, एंड D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड लास्ट बन जाएगा I स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इनको सॉल्व करके, क्योंकि इनके जो सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये ABCDEFGH जो भी हैं ये हमारे हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर एंट्रीज हमें लेनी है, तो अगर मैं A को 0 ले लेता हूँ तो B मेरा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, A को मैं 0 ले रहा हूँ तो B ये बनेगा। ठीक है, A और B की बात कर रहे हैं हम, अगर मैं उल्टा कर लेता हूँ, B को 0 ले लेता हूँ तो A मेरा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से D और E की बात करें, अगर मैं D को 0 ले लेता हूँ तो E मेरा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये हम D और E की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं E को 0 ले लेता हूँ तो D मेरा प्लस माइनस 1 आ। ठीक है, और यहाँ से I की वैल्यू तो हमें पता ही है, वो मेरी प्लस माइनस 1 आने वाली है। बट ये कौन कौन से पेयर पॉसिबल हैं कि AB को अगर मैं ये लूँ तो CDE मेरा ये आएगा या ये आएगा, वो इस इक्वेशन से पता लगेगा। अब हमें AD प्लस BE इक्वल्स टू 0 भी करना है, तो अगर मैंने A कोमा B इक्वल्स टू 0 कोमा प्लस माइनस 1 लिया, ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना है। A तो मेरा 0 हो गया तो पूरा टर्म 0, और B प्लस माइनस 1 दे देगा, तो E को मैं 1 नहीं ले सकता, यानी E मेरा ये वाला पॉसिबल नहीं है, फिर पॉसिबल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो D की वैल्यू 1 हो सकती है, E की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, 0 ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मेरा जो पेयर है किसका, D और E का, वो कौन सा वाला लेना पड़ेगा,
+-1, 0, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये वाला पेयर ले रहा हूँ +-1, 0 वाला, तो हमें 0, +-1 लेना पड़ेगा इसको। आई के लिए तो हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं +-1 में से। तो इसके लिए जो है पॉसिबल वेज कितने हैं, 2, ए और बी को फिल करने के, ठीक है। तो सी और डी के लिए पॉसिबल वेज कितने हैं, 2। तो डी और ई के लिए पॉसिबल वेज मेरे कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। एंड आई के लिए पॉसिबल वेज मेरे 2 हो जाएंगे। तो 8 मैट्रिसेस यहाँ से बन जाएंगी। और सेकंड वाले केस की बात करें, जब मैं ए और तो यहाँ पर अगर मैं ए और बी को +0, +-1 लेता हूँ, तो बी को फिल करने के 2 मेथड हो गए। इस तरह से जब मैं डी और ई को +-1 लेता हूँ, तो डी को फिल करने के 2 मेथड हो गए, एंड आई को फिल करने के तो 2 ही मेथड है। बाकी अगर मैं ए की बात करूँ और डी ई की बात करूँ तो उनके 1 मेथड है। तो यहाँ से मेरे 8 मैट्रिक्स बन जाएंगे। और इसी वे में अगर मैं बात करूँ, जब ए को मैं +-1 लूँगा तो उसके भी 2 वे हो जाएंगे। और जब ई को मैं +-1 लूँगा तो यहाँ से भी 2 वे आएंगे, एंड आई को लेने के लिए भी 2 वेज हैं। तो यहाँ से भी 8 मैट्रिसेस बन जाएंगे। तो टोटल हमारे कितने मैट्रिसेस हो जाएंगे, 16। तो हमारा राइट आंसर हो गया 16। तो ऑप्शन करेक्ट हमारा सी। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।